हेलो, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है नीरज यादव। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा बना कैसे, क्या इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था, कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो शुरू से लेकर अंत तक की प्रक्रिया है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारा पूरा की पूरा डिस्कशन रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जरूर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जो बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की प्रक्रिया में क्या अहम चीजें हमको ध्यान में रखनी है, उन चीजों के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कितना पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले अगर आप सिंपल इसको समझे तो हम चार पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। स्टार्ट किया जाता है 1600 से। पहला जो है 1765, 1765 से लेकर के 1858, 58 से 1919, और 1919 से लेकर के 1950। अच्छा, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक 1947 से लेकर के 1950 तक हमारा कैसे रहा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजों के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट हम 1600 से क्यों कर रहे हैं? तो हमारा भारत का संविधान जो है, भले ही हम कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था या हम भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आज हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, या जो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ पर कानून बने हुए हैं, वो ब्रिटिश के द्वारा दिए गए हैं। और अंग्रेजों का आगमन भारत में अगर कहा जाए कि पूरा की पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है या जो कानून आज हम जिस रूप में देखते हैं, जो लॉज हम आज देखते हैं, वो अंग्रेजों की देन है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में फॉर्म होती है, और उसके बाद जब वो इंडिया आते हैं, यहाँ के जो मुगल बादशाह थे जहांगीर, उनसे परमिशन लेते हैं, धीरे धीरे वो अपने आप को एक्सपांड करते जाते हैं। धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है, क्या चीजें इंट्रोड्यूस होती गई टाइम के साथ, पूरा किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे अदर लॉज जो है वो डेवलप हुए हैं, वो हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 1600 से 1765, ये बहुत शुरुआती दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। तो पहले कुछ सालों में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने खुद के लिए थोड़े से कानून बनाना चालू किए। जैसे सबसे पहले मेयर्स एक्ट 1687। हालांकि अगर देखा जाए कि इसका बहुत ज्यादा रोल था नहीं कुछ, लेकिन फिर भी अगर हम एक्ट की बात करें तो 1687 में पहली बार मेयर्स एक्ट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद चार्टर ऑफ 1726, मतलब लगभग लगभग कंपनी बनने के 125 साल तक का इंतजार करना पड़ा है चार्टर्स के लिए। तो यहां पर सिग्निफिकेंट जो चार्टर था 1726 का था। अब यहां पर जो गवर्नर होते थे, गवर्नर आपको पता है बेसिक अगर मैं बताऊं आपको, तो बंगाल में हमारा कलकत्ता की हम बात कर लें, अगर मैं साउथ में बात करूं तो मद्रास, जिसको चेन्नई कहते हैं हम, या फिर अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहां पर मुंबई या बॉम्बे जिसको हम कहते हैं, कि उसके लिए अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, और जो गवर्नर थे उनको और उनकी काउंसिल को पावर दी गई कि वो कानून बना सकते हैं। कानून किस तरीके से होंगे? इंग्लिश लॉ के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। फिर क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा चेंज आया हमारे भारतीय इतिहास में, हिस्ट्री में एक लड़ाई लड़ी गई जिसको अपन बोलते हैं बेटल ऑफ प्लासी। ये बेटल ऑफ प्लासी जो लड़ी गई थी, ये थी 23 जून 1757 को। यहां पर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ाई होती है। आपको पता है मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और सिराजुद्दौला जो है हार गए। मीर जाफर को बना दिया गया था पूरे की पूरे बंगाल का नवाब। उसके बाद लेकिन मीर जाफर की हरकतों को देखते हुए यहां पर अंग्रेजों को थोड़े दिन के बाद उनको हटाना पड़ा, और उनकी जगह पर एक नए नवाब को, ये नए रूलर को लेकर के आना पड़ा, जो थे मीर कासिम। अब मीर कासिम को उन्होंने राजा तो बना दिया, लेकिन मीर कासिम जो है वो सुनने वाले नहीं थे। इसलिए फिर से अंग्रेजों के बीच में, ब्रिटिश के बीच में और मीर कासिम के बीच में लड़ाई होती है, जिसको कि हम जानते हैं बेटल ऑफ बक्सर के नाम से। ये लड़ी गई थी 22 अक्टूबर 1764 को। अब यहां पर जब मैंने आपको बताया था कि पहला जो पूरा की पूरा हम इतिहास में डेवलपमेंट देखते हैं, तो यहां पर कुछ बड़े इवेंट्स जो हुए थे वो 1600 से लेकर के 1765 के बीच में हुए थे। उनमें से एक आपका मेयर्स एक्ट है, दूसरा चार्टर 1726 का, और तीसरा जो यहां पर इतिहास में कुछ लड़ाइयां ऐसी थी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में मदद की। उनका रोल यह था कि जब अंग्रेजों ने कब्जा किया यहां पर, और थोड़ा सा बंगाल में कलकत्ता के आसपास उनका थोड़ा सा एक एरिया, एक रेवेन्यू उनके पास जनरेट होने लगा, तो धीरे धीरे उनकी पावर भी बढ़ने लगी। तो जब बैटल ऑफ बक्सर में उन्होंने तीन लोगों के अलायंस को, मतलब कि हेक्टर मुनरो की लड़ाई हुई थी यहां पर मीर कासिम के साथ जो कि बंगाल के नवाब थे, सुजाउद्दौला जो अवध नवाब थे, और शाह आलम सेकंड जो कि मुगल बादशाह थे।
इन तीनों लोगों की अलायंस को हरा दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। और जब बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई लड़ी जाती है और जब हम लोगों के द्वारा वो लड़ाई हारी गई, तो यहां पर ब्रिटिश बहुत पावरफुल हो गए। उसके बाद एक फिर से आपको थोड़ा सा डायनामिक चेंज देखने को मिलता है आफ्टर 1765। यहां पर फिर रेगुलेटिंग एक्ट आए 1773 के। यहां पर फिर आप देखोगे कि थोड़ा सा जब पावर आने लगी, थोड़े से पैसे ज्यादा आने लगे, तो यहां पर आपको करप्शन देखने को मिलता है। ये बहुत बेसिक चीज है, पहले भी हुआ करता था, अभी भी होता था। थोड़ी सी पावर, थोड़े से पैसा करप्ट करता है, वो कंपनी हो, वो ऑफिसर्स हो, या कोई भी अधिकारी हो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 20-20 साल के अंतर पर अब आपको यहां पर थोड़े थोड़े एक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक सीक्रेट कमिटी बनाई गई। यहां पर हुआ क्या कि ऑफिसर्स जो थे वो तो बहुत पैसा कमा रहे थे, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी वो घाटे में जा रही थी। ऐसे कैसे हो सकता था कि कंपनी घाटे में है लेकिन ऑफिसर्स पैसा कमा रहे हैं, वो रिच होते जा रहे हैं? या तो वो इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना था, जो करप्शन हम जिसको कह सकते हैं। तो एक उसको एनालिसिस करने के लिए एक सीक्रेट कमिटी बनाएगी जो ये देखेगी कि कारण क्या है कंपनी के डाउनफॉल का। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहां पर कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो गवर्नर बंगाल का हुआ करता था, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर भी वहीं पर थी, सबसे ज्यादा पावरफुल जो अगर कहा जाए कि गवर्नर में बंगाल का गवर्नर था। रीजन क्या था? 1764 में बैटल ऑफ बक्सर और बाकी सारी चीजें। तो वहां के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल हमारे पास जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसी को हम देखेंगे बाद में किस तरीके से अलग अलग टाइम पर चेंज किया गया। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास किसके सबऑर्डिनेशन में चले गए थे? गवर्नर ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेशन में चले गए थे, बिकॉज ऑफ दैट पावर शिफ्ट। गवर्नर जनरल जो था उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल हुआ करती थी जिसमें कि 4 मेंबर हुआ करते थे। एक सुप्रीम कोर्ट भी स्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में 1774 में। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट के पास एक चीफ जस्टिस हुआ करता था और असिस्टेंट जज हुआ करते थे 3। इनके पास थोड़े से रिलीजियस भी पावर दी गई थी, मिलिट्री वाली पावर दी गई थी, नेवी वाली दी गई थी, और दूसरे मैटर्स जो थे ये कोर्ट के काम था कि वो इन सारे सब्जेक्ट्स को डील करेंगे। तो उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 असिस्टेंट जज हुआ करते थे। उसके बाद एक पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784। इसके बारे में भी आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। यहां पर कुछ चीजें जो हैं वो बदली गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फॉर्म किया गया। कमर्शियल ऑपरेशन एंड 6 मेंबर का बोर्ड था जो कि कंट्रोल करता था। ये पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते थे। जब यहां पर इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कब्जा कर लिया, कंपनी रूल करने में भी आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि पिट्स इंडिया एक्ट में कि कंपनी का बिजनेस करने का काम अलग होगा और जो पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करना है ये काम अलग होगा। तो यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए। तो यहां पर दोनों अलग अलग बोर्ड्स का क्या काम हुआ करता था कि एक बिजनेस देखेगा और एक पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करेगा इंडिया में। गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी उसमें 4 मेंबर की जगह वापस से 3 मेंबर कर दिए गए। गवर्नर काउंसिल जो थी वो वापस मद्रास और बॉम्बे को लौटा दी गई। चार्टर एक्ट 1813, मैंने आपको बताया था कि हर थोड़े दिन के बाद आपको यह देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ 20-20 साल के अंतर पर आपको यहां पर एक्ट अब देखने को मिलने लगेंगे। तो चार्टर था 1813 का। ये एक पूरा के पूरा मोनोपोली को एंड करने के लिए था ईस्ट इंडिया कंपनी की। पहले ये था कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही बिजनेस कर सकती है और कोई ब्रिटिश दूसरा सिटीजन नहीं कर सकता। तो यहां पर इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म करने के लिए लेकर के आए थे कि यहां पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती है। इसको खत्म किया गया, लेकिन इसमें उन्होंने सारी चीजें तो ब्रिटिश सिटीजन के लिए ओपन कर दी थी, लेकिन टी ट्रेड जो है, चाय का जो व्यापार है, वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। तो यहां पर बाकी सारे दूसरे बिजनेसेस कोई भी ब्रिटिश सिटीजन कर सकता है, लेकिन टी ट्रेड अभी भी किसके पास रखा हुआ है? ये अभी भी रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है। यहां पर कंपनी के रूल को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था कि वो बाकी टी ट्रेड में और बाकी सारी चीजों में भी अभी 20 साल तक के लिए मोनोपोली रख सकती है। आगे आइए। कंप्लीट यहां पर इनकी जो मोनोपोली थी वो बढ़ा दी गई थी टी में, ओपियम में, चाइना के साथ। अब ये यहां पर आप लोगों को एक, अगर जब आप इतिहास पढ़ते होंगे, हिस्ट्री आप जब पढ़ते होंगे, तो आपको एक चीज बड़ी अच्छी पता होगी कि युद्ध लड़ा गया था ओपियम को लेकर के। ये अपने तरीके से पहला एक वॉर था जो कि ओपियम को लेकर के लड़ा हुआ था। इंडियन
के सिटीजन, मतलब इंडियन पूरी की पूरी जो लैंड थी, यहाँ पर ब्रिटिश ओपियम की खेती करवाते थे, उसको उगाते थे और उसको ट्रेड करते थे चाइना के साथ। तो चाइना के जो रूलर थे उन्होंने प्रोमिट कर दिया था कि हम नहीं करेंगे ट्रेड। उस चीज को लेकर के ब्रिटिश और चाइना के बीच में एक लड़ाई हो गई थी, उसको ओपियम वॉर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मोनोपोली थी वो चाय को लेकर के और ओपियम को लेकर के जो चाइना के साथ है अभी भी 20 सालों के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। चार्टर एक्ट 1833 जो है, यहाँ पर पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। अब देखिए, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया, अब क्या किया उन्होंने, गवर्नर जनरल को उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। आगे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, उनको पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल जो है, उनको पूरा कंट्रोल दिया था रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैटर्स को लेकर के। यहां पर चाइना के साथ भी कंप्लीटली पूरी तरीके से जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई। 20 साल के लिए जब बढ़ाया गया था तो 30 से लेकर के 33 पर आकर के ये कंप्लीटली खत्म हो गया। तो चाइना के साथ भी जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई। इंडिया के साथ, इंडिया में जो मोनोपोली थी वो तो 13 में ही खत्म कर दी थी, चाइना के साथ 20 साल के बाद खत्म कर दी गई। यहां पर एक और चीज आपको पता होनी चाहिए जो काम की है, कि गवर्नर जनरल जो है उसको लेजिस्लेटिव पावर पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया पर देने लगी। इसके पहले हम थोड़ा सा इंडिया वाले शब्द को अलग अलग तरीके से यूज करते थे इंडिया में, लेकिन आप बंगाल सुनोगे, ठीक है, मद्रास सुनोगे या आप कलकत्ता सुनोगे, इंडिया जैसी चीज आपको देखने को मिली नहीं। यहां पर उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वर्ड पहली बार यूज किया, साथ ही साथ ब्रिटिश इंडिया शब्द उन्होंने यहां पर अब यूज करना चालू कर दिया 1833 तक आते आते। यहां पर आपके लिए जो काम की चीज है वो ये है कि फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया और इसके जो चेयरमैन थे वो लॉर्ड मेकॉले थे। पहली बार जब ब्रिटिश को यह रियलाइजेशन हुआ कि इंडिया पे अगर हमें लंबे टाइम तक रूल करना है तो हमें यहाँ पर कानून बनाने की जरूरत है, तो लॉ कमीशन बनाया गया, लॉर्ड मैकॉले को उसका चेयरमैन बनाया गया और अब पहली बार थोड़ा सा लॉ मेकिंग को सीरियस लिया गया ब्रिटिश के द्वारा। यहां पर गवर्नर जनरल जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो जो गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट थी वो क्या कहलाने लगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाने लगी। तो अब यहां पर आपको इंडिया 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 शब्द बार बार जो है वो सुनाई देगा। मेरिट जो है उसके आधार पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाने लगा गवर्नमेंट सर्विसेज में। स्लेवरी इंडिया से खत्म कर दी गई, एक पूरा की पूरा इंडियन स्लेवरी एक्ट बनाया गया था 1843 में। तो 1833 का जो हमारा एक्ट था उसी से हम कहते हैं कि इंडिया में स्लेवरी खत्म की गई, कि स्लेवरी नहीं की जाएगी इंडिया में आगे प्रैक्टिस। तो 1843 में एक कानून बनाया गया और स्लेवरी को खत्म कर दिया गया। उसके अगले 20 साल बाद फिर से एक चार्टर एक्ट आया 1853 का। इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बार सिविल सर्विसेज एग्जाम इंट्रोड्यूस किए गए थे। आगे जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो थे गवर्नर जनरल के उनको सेपरेट किया गया था। अब आपको सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगी यहां पर, कि यहां पर एग्जीक्यूटिव काम अलग है और लेजिस्लेटिव काम अलग है, इन दोनों को सेपरेट किया गया। आज भी हम सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ते हैं। 6 नए मेंबर जो थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किए गए। 4 मेंबर जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जो है यहां से अपॉइंट किए जाएंगे। गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। जो लॉ मेंबर हुआ करता था, जो फोर्थ मेंबर हुआ करता था, उसको फुल मेंबर बना दिया गया। 33 में हमने फोर्थ लॉ मेंबर को इंक्लूड किया था, अब उसको परमानेंट मेंबर, फुल टाइम मेंबर अपॉइंट कर दिया गया और उसके पास वोटिंग का राइट भी दे दिया गया था। पहले 33 में सिर्फ हम लोगों ने क्या किया था कि लॉ मेंबर बनाया था, लॉ मेकिंग काम दिया था। अब उन्होंने उसको फुल टाइम मेंबर बना दिया और उसके पास वोटिंग की पावर भी दे दी। अगला जो पूरा की पूरा शिफ्ट देखने को मिलता है, डायनामिक्स देखने को मिलता है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहां पर फिर एक बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा 1857। 1857 में जो पूरा की पूरा रिवॉल्ट हुआ था उसकी वजह से लगा कि अब कंपनी के रूल को खत्म करना चाहिए और उसकी जगह पर पूरा की पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को या क्राउन के हाथों में चला जाना चाहिए। काफी टाइम से ये बात भी चल रही थी, किसी तरीके से ब्रिटिश क्राउन जो है, वहां की पार्लियामेंट जो है वो ये चाहती थी कंपनी रूल खत्म करके कंट्रोल हमारे हाथों में आए। और 1857 का जो पूरा की पूरा रिवॉल्ट हुआ, उन्होंने एक मौका दिया ब्रिटिश क्राउन को कि वो इंडिया के ऊपर पूरा की पूरा टेक ओवर कर ले। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म किया गया, पावर जो है ट्रांसफर कर दी गई ब्रिटिश क्राउन को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया।
यहां पर उनको पावर दी गई और उनको ड्यूटी दी गई जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास हुआ करती थी। यहां पर एक वॉइस राय बनाया गया। ठीक है, पहले हमने गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहां पर पूरा की पूरा वॉइस राय सिस्टम चालू हो गया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल इन इंडिया। द काउंसिल हैड 15 मेंबर्स। द काउंसिल वॉज एडवाइजरी बॉडी। तो यहां पर जो पूरा के पूरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा करता था, उसके लिए काउंसिल बनाएगी जिसमें 15 मेंबर होते थे और उनका काम होता था किसी भी मैटर पर एडवाइस करना हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। गवर्नर जनरल जो था उनको वॉइस रॉय कहलाया जाने लगा और पहले जो वाइस रॉय थे इंडिया के, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। अगला एक्ट 1861। अब 1858 में एक एक्ट आया था, मतलब उन्होंने मेनली पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के दे दी क्राउन को, लेकिन ये बहुत जल्दी में बनाया गया एक्ट था। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेकर के एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड 1861 का एक एक्ट लेकर के आए, वो इंडियन काउंसिल एक्ट कहलाने लगा अभी। अब पहले चार्टर, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब काउंसिल एक्ट कहलाने लगे। तो यहां पर नाम भी आपको बदले बदले जो है सारे एक्ट्स के देखने को मिलेंगे। इंडियंस वर नॉमिनेटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। यहां पर एक विशेष तौर से जो ध्यान देने वाली चीज है वो आपको ये है कि जो हमारे वॉइसरॉय है उनको असिस्ट करने के लिए, और जो उनकी पूरी काउंसिल हुआ करती थी, उस काउंसिल में इंडियंस को नॉमिनेट किया जाने लगा। ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी कि अगर आपको इंडिया पर लंबे टाइम तक रूल करना है, लंबे टाइम तक कंट्रोल करना है, तो आप बिना इंडियंस को पावर में लेकर के आए या बिना इनके सपोर्ट के आप इंडिया में लंबे टाइम तक रूल नहीं कर सकते। आपको एहसास कराना होगा कि आप ही अपने लिए कानून बना रहे हो, आप ही रूल कर रहे हो। हम बाहर से आए जरूर हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आपका भी उतना ही सहयोग है यहां पर रूल करने में। तो इंडियंस को पहली बार जो है वो नॉमिनेट किया जाने लगा। ठीक है, वापस से बॉम्बे एंड मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई। ठीक है, वॉइसरॉय के पास ये पावर थी कि वो काउंसिल के जो भी सारी चीजें हैं उनको ओवररूल कर सकते हैं। गवर्नर जनरल जो है उनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी आ गई। अब आप ऑर्डिनेंस पढ़ते हो आर्टिकल 123 में या आर्टिकल 213 में, तो यहां पर जो गवर्नर जनरल है हमारे, उनके पास भी हम लोगों ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज। लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ा दिया गया। ठीक है, उनके पास पावर थी कि वो बजट के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में पहली बार। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। अब आते हैं 1909 पर। यहां पर आपको फिर एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जो मॉर्ले हैं वो वॉइसरॉय हुआ करते, जो मॉर्ले हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, और जो मिंटो है वो हमारे यहाँ पर वॉइसरॉय हुआ करते थे। हुआ क्या था, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का पार्टीशन किया तो इंडिया में काफी बैकलैश झेलने को मिला था, और उनकी जगह पर एक नए हमारे यहाँ पर वॉइसरॉय बनाए गए जिनका की नाम था लॉर्ड मिंटो। इन्होंने एक थोड़े से सुधार या एक नए कानून बनाने की कोशिश की। उसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब यहां से रिफॉर्म्स चालू हुए इंडिया में। तो 1909 का जो एक्ट था उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में किया था। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए। यहां पर हम इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहे थे, अब जो है यहां पर पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको रीनेम कर दिया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम पे। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चालू हुआ, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट देने लगे। यहां पर मुस्लिम्स के लिए जो है सीट्स रिजर्व की गई, और सिर्फ मुस्लिम्स ही उसमें वोट कर सकते हैं। मतलब कि मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्ट होंगे, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, और उनके लिए वोट भी कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं। तो यहां पर एक तरीके से रिजर्वेशन जो है थोड़ा सा चालू हुआ। पहली बार जो था इंडिया को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली, एक इंडियन को पहली बार जगह मिली थी। पहली बार एक इतनी बड़ी पोस्ट जो है किसी इंडियन को दी थी। तो यहां पर जो सत्येंद्र सिन्हा साहब थे हमारे, उनको लॉ मेंबर बनाया गया था। तो थोड़ा सा और यहां पर रिफॉर्म्स की तरफ या देखा जाए तो इंडियन का
इंडियंस का पार्टिसिपेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कुछ जो प्रोविजंस थे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के, वो ये था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज जो है उसको बढ़ा दिया गया। पहले 16 था, उसको बढ़ा करके 60 मेंबर्स कर दिया गया। ठीक है, यहां पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल की थी, मद्रास की थी, बॉम्बे की थी, है ना, जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, वहां पर सबके पास 50-50 मेंबर होंगे। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंटर की, ठीक है, उनके पास 4 कैटेगरीज के मेंबर होंगे। यहां पर कुछ जो मेंबर्स थे वो एक्स ऑफिसो मेंबर्स होंगे, गवर्नर जनरल, मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स जो होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। यहां पर अगेन जो मैंने बता चुका हूं आपको कि मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की गई सीट, उसमें मुस्लिम्स वोट देंगे। तो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स जो थे यहां पर बनाए गए। ठीक है, यहां पर जो मेंबर्स थे वो बजट पे डिस्कशन कर सकते थे और वो मैटर्स जो पब्लिक इंटरेस्ट के होते थे उनको भी डिस्कस कर सकते थे, और उनको ये पावर दी गई कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मतलब आज भी अगर आप हमारे पार्लियामेंट की कभी आप प्रोसीडिंग्स देखते होंगे तो बजट के ऊपर बहस होती है, बात होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा होगा। अगला फिर एक शिफ्ट देखने को मिलता है हमें 1919 से 1950 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से, इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। जैसे 1909 के सुधारों को हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कहते हैं, सेम ऐसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर जो एक्ट आया था इसका ज्यादा रोल है अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके मुकाबले। यहां पर हम लोगों ने कुछ बड़ी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। जैसे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। ठीक है, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट सेपरेट किए गए थे। डायरकी जो है हम लोगों ने डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था। यहां पर दो तरीके के सब्जेक्ट होते थे, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। तो जब आप लिस्ट पढ़ते हो आज, तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट जो आप पढ़ते हो, उसी तरीके से यहां पर रिजर्व और ट्रांसफर्ड दो तरीके के सब्जेक्ट होते थे। तो टेक्निकली जो रिजर्व होते थे वो आज आप सेंट्रल लिस्ट में मान सकते हो, और जो ट्रांसफर होते थे वो आप स्टेट लिस्ट में उनको कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर कुछ चीजें जो है फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये जो सारी चीजें हैं इनको रिजर्व लिस्ट में रखी जाती थी। यहां पर 6 मेंबर होते थे वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पहले जैसे मैंने आपको बताया था सत्येंद्र सिन्हा जो थे फर्स्ट मेंबर थे, अब यहां पर उनको बढ़ा करके 3 इंडियंस कर दिए कि 6 मेंबर में से 3 मेंबर जो है वो इंडियन होंगे पहली बार। अब जब हम आगे बात करते हैं इसमें, तो पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया था, पहले मुस्लिम्स के लिए था, अब क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन एंड सिख के लिए भी होगा। तो पहले 1909 में से मुस्लिम्स के लिए था, अब उसको बढ़ा करके सिख, एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियंस के लिए भी ये प्रोवाइड किया जाने लगा। यहां पर इन्होंने एक नियम यह बनाया था कि 10 साल होने पर इन रिफॉर्म्स को एक कमीशन बनाया जाएगा, जिस कमीशन का काम होगा कि वो ये रिव्यू करेंगे कि क्या रिफॉर्म्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। उस कमीशन को आप सब लोग जानते हैं साइमन कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन जो है वो इंडिया आता है, 1927 में बनाया गया था, अपॉइंट हुआ था 8 नवंबर 1927 में, इंडिया पहुंचा वो 3 फरवरी 1928 में। काफी इंडिया में विरोध हुआ, साइमन गो बैक, आपको इसकी पूरी कहानी पता होगी। जब साइमन कमीशन वापस गया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1929 में, और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं 1930, 1931 एंड 1932 में। जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है, उसके बाद एक नया एक्ट लेकर के आते हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 395 आर्टिकल्स हम कहते हैं, उसमें से लगभग लगभग 250 जो आर्टिकल्स है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया तब तक भी 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वही लगा चलता रहा था। बहुत बड़ा एक्ट था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 2 एक्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक तरीके से कहा जाए तो फुल फ्लेजेड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं हमें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से देखने को मिलता है, जो कि बहुत सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बातें निकल कर आई थी, जो सारी मीटिंग्स हुई थी, जो पूरा की पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जो डिस्कशन किए गए थे। यहां पर बाय कैमरलिज्म जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंसेस में। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है उसकी पावर को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट आपको देखने को मिलती है। अभी भी सेंट्रल लिस्ट कह सकते हो आप,
स्टेट लिस्ट कह सकते हो और कंकरेंट लिस्ट कह सकते हो। यहां पर डायरकी को खत्म कर दिया गया, ठीक है, लेकिन आप सेंटर में डायरकी अभी भी देख सकते हो। फेडरल कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें आपको 1935 के इंडिया एक्ट से देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स। तो इंडिया जब आजाद हुआ था लगभग लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको भी यहां पर थोड़ा सा रोल दिया गया, ठीक है। पूरे एक्ट को दो सेपरेट एक्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगला आता है क्रिप्स मिशन 1942। ये टाइम है कि जब हमारे यहां पर कि बहुत 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 सारा कुछ हिटलर के द्वारा एक कहा जाए तो पूरे की पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस दिखने को मिल रहा था। ब्रिटिश यूरोप में थे, उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था और काफी दिनों तक ये युद्ध चल रहा था। और एक टाइम पर अगर देखा जाए तो हिटलर वॉज वेरी पावरफुल। तो जब वो हिटलर पूरे टाइम इतने पावर में थे तो कहीं ना कहीं इंडिया में कंट्रोल करना मुश्किल था। इंडियंस को बोला कि आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, और उसके बाद हम जो है आपको जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो यहां पर क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया भेजा गया। यहां पर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो उनको लीडर बनाया गया। उनका काम जो था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन पूरी की पूरी जो पार्टीज थी उसको क्लियरली मना कर दिया गया कि हमें नहीं करना है आपके डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट, हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। पूरा की पूरा जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा इंडिया के लिए एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा, एक बॉडी बनाई जाएगी। आगे इन्होंने कहा द इंडियन स्टेट वुड पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, कि इंडियन जो स्टेट है उनको भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सहयोग देंगे। सारी ही पार्टीज के द्वारा इस प्रपोजल को मना कर दिया गया, तो ये फेल था। लेकिन 1946 में, अब ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद है, कैबिनेट मिशन लेकर के आए गए और हमारे यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के लिए पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। तो कैबिनेट मिशन 1946 जो है, कुछ मेन प्रपोजल्स दिए गए थे इसमें। पहला, इंडियन स्टेट एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस जो है उनको कंबाइन करके यूनियन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। तो यहां पर प्रिंसेस स्टेट की बात की जा रही है और साथ ही साथ जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनकी बात की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 टोटल मेंबर हुआ करते थे। यहां पर इंटरिम गवर्नमेंट एक बनाई गई, इसके हेड बनाए गए हमारे जवाहरलाल नेहरू को। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, ठीक है। यहां पर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाया गया, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारा, वो डोमिनियन लेजिस्लेचर की तरह काम करेंगे। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता, इंडिया पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही लागू रहेगा। फिर आते हैं इंडिपेंडेंस को लेकर के माउंटबेटन प्लान। 15 अगस्त को दो हिस्से किए गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो पार्टीशन के बाद ब्रिटिश इंडिया जो है उसको पार्टीशन किया गया पाकिस्तान में और इंडिया में 15 अगस्त 1947 को। यहां पर कंप्लीट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दी गई थी और गवर्नमेंट दोनों प्रोविंसेस और स्टेट के लिए भी यहां पर फॉर्म की गई थी। चलिए अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। कुछ चीजें जो आपको यहां पर जाननी होगी। तो कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट प्लान जो था हमारे यहां पर, उसके द्वारा हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के मांग कब से चल रही थी? तो पहली बार जो है एम एन रॉय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया गया था कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और जो भारत के लोगों के लिए क्या करेगी, यहां पर कानून बनाएगी। 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके द्वारा ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फॉर्म की गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एम्पैथेटिक स्टेटमेंट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा कि भाई हमारे जो लोग हैं वो वोट करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और हम हमारे हिसाब से अपने लिए कानून बनाएंगे बिना किसी बाहरी ताकत के इंटरफेरेंस के। तो हम बिना किसी बाहरी दबाव के, बाहरी ताकतों के, भारत के लिए हमारे लोगों के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके हमारा संविधान बनाएंगे। यहां पर
अगस्त ऑफर 1940 में जो है एक्सेप्ट किया गया था कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं आपकी मांग को। यहां पर फिर कैबिनेट मिशन प्लान में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, जो हमने थोड़ी देर पहले 1946 में देखा था। कंपोजिशन क्या था? 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा इसको बनाया गया था, कैबिनेट प्लान में था। टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 389 थी। 296 सीट्स जो थी ब्रिटिश इंडिया के लिए, और 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट के लिए यहां पर रखी गई थी। 292 सीट्स जो थी वो जो गवर्नर्स प्रोविंसेस थे वहां से आते थे। 4 मेंबर्स जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे वहां से आते थे। आगे जब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, कि जो भी सीट्स थी, जितनी भी सीट्स थी, पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कर दी गई थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस को जो है डिसाइड किया गया था 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में, जिसको कि हम मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल कहते हैं। यहां पर जो हर कम्युनिटी होती थी, उसी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा जो है यहां पर वोटिंग की जाएगी, और वही लोग जो है चुन करके आएंगे। यहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है सिस्टम को यूज किया गया था, और प्रिंसली स्टेट से जो है अपने द्वारा एक नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, वो अपने मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजते थे। हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट था, वो सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विरोध करता रहा। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी मेंबर जो है नॉमिनेशन नहीं किया था, ना ही किसी को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लेने के लिए भेजा था। उनका कहीं ना कहीं ये मांग थी कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने किसी भी मेंबर को अपनी तरफ से नहीं भेजा था। वर्किंग क्या था? पहली मीटिंग जो थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था फर्स्ट मीटिंग में। टेम्पररी एक प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इलेक्शन जब कंप्लीट हुए 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग होती है, और राजेंद्र प्रसाद एंड एस.सी. मुखर्जी को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए थे। तो फर्स्ट, अगर परमानेंट हम मेंबर की बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट परमानेंट जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, और फर्स्ट जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कहा जाए तो बुजुर्ग थे उस पूरी की पूरी असेंबली में, इसलिए उनको टेम्पररी 2 दिन के लिए बनाया गया था। फिर परमानेंट जो है राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था, और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। बी.एन. राव जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया था। बी.एन. राव ज्यादा आपको सुनने में नहीं मिलता है, बट बी.एन. राव का भी बड़ा योगदान है इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। जितना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कहीं ना कहीं उतना ही योगदान बी.एन. राव का है। ये शब्द डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने खुद ने कहा था कि जितना क्रेडिट मुझे मिलता है, उतना ही क्रेडिट कहीं ना कहीं बी.एन. राव को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके बिना मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन कभी बना ही नहीं पाता। आगे आते हैं, माउंटबेटन प्लान जो है वो पास हुए। मुस्लिम लीग जो है उनको, वो इंडिया मतलब कंप्लीटली कहा जाए तो मेंबर उन्हें यहां से कट करके पाकिस्तान के लिए चले गए थे। तो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसके रिड्यूस हो गई थी, तो 389 मेंबर अब नहीं रहे। आफ्टर द 1947, 15 अगस्त 1947 के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस कर दी गई थी। पूरे की पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने में 11 सेशन लगे, 2 years, 11 month एंड 17 days। अगर बहुत प्रिसाइसली आपसे पूछा जाए कि पूरा की पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम कितना लगा, तो 11 सेशन लगे थे हमें टोटल। 2 साल 11 महीने और 17 दिन जो है हमें कंप्लीट करने में लगे थे। कई किताबों में आपको 18 डेज देखने को मिलेगा, बट प्रिसाइसली अगर आप देखोगे तो 17 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। द लास्ट सेशन जो था वो 24 जनवरी 1915 को सेशन लिया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लेकर के कई बार आपको चीजें देखने को मिलेगी। पहली बार 13 दिसंबर को 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को फॉरवर्ड किया गया था। यहां पर फंडामेंटल फिलोसफी क्या थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की, वो बताया गया था। कुछ कमिटीज जो है यहां पर बनाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें यूनियन पावर कमिटी प्रेसिडेंट, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्रेसाइडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा प्रेसाइडेड थी। एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स फॉर माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल्स, और इस तरह की सारी चीजें पे वो सरदार पटेल के द्वारा थी। इसकी कुछ सब कमिटीज थी, जैसे स्टीयरिंग कमिटीज जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके हेड थे उस सब कमेटी के। फंडामेंटल राइट की सब कमेटी जो थी उसके जे.बी. कृपलानी थे हेड।
माइनॉरिटीज एंड सब कमिटी जो थी, एस सी मुखर्जी जो थे उसके हेड थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो ट्राइबल एरिया है उसके लिए गोपीनाथ बरदोली थे। एक्सक्लूड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी जो थी, ए बी ठक्कर थे। ड्राफ्टिंग कमिटी जो है, इसके द्वारा भारत का संविधान पूरे की पूरी रचना की गई, हेड जो है उसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें जो है टोटल इसके बारे में हमें जानना है। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ही प्लेड ए, कहना चाहिए कि बहुत वाइटल रोल, मतलब बहुत वाइड रोल था, बहुत वाइड रोल था इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, यहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स हुआ करते थे, कुछ को रिप्लेस करना पड़ा, किसी की डेथ हो गई या कोई दूसरे कारण थे, पर इस पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया, रीडिंग्स की गई, बार बार बताया गया, एंड जो चेंजेस किए गए थे उन चेंजेस के द्वारा पहले जो ड्राफ्ट पेश किया गया था वो पेश किया गया था 1948 में। चेंजेस किए गए, पब्लिक किए गए थे फिर वो 1948 में, एंड फाइनल ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का दिया गया था वो असेंबली में रखा था 1948 में। आगे आते हैं, कुछ रीडिंग्स की गई, कुछ चीजें चेंज की गई, कुछ बदलाव किए गए, एंड फाइनली हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया, एंड हमने अपने आप को दिया किस दिन, 26 नवंबर 1949 को। जब आप हमारा प्यामल पढ़ते हो तो वहां पर भी आपको ये लाइन देखने को मिलती है कि adopted, enacted and gave it to ourselves on this day 26 नवंबर ऑफ 1949। लागू हुआ था ये 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। उसका भी कारण था कि हुआ क्या था कि 26 जनवरी को 1930 में पूर्ण स्वराज हम लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को जब पूर्ण स्वराज हमने दिवस मनाया, उसी की याद में या उसी को अगर कहा जाए मानते हुए हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसलिए जो कमेंसमेंट डेट है उसकी, वो भी क्या निकल कर आती है, 26 जनवरी 1950। तो ये हमारी पूरी की पूरी कहानी थी, जिसको कि हम रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 हमारा रिपब्लिक डे है, 15 अगस्त 1947 हमारा इंडिपेंडेंस डे है। ये कहानी थी 1600 से लेकर के 1950 तक की, कि हमारा पूरा की पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या कहानी थी, क्या क्या चीजें थी, कितने सारी चीजें छोटी छोटी जो थी आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलती है। तो जो भी हमारा संविधान आज है उसमें बहुत बड़ा रोल है 1600 से लेकर के 1950 तक के कुछ घटनाएं ऐतिहासिक, कुछ दूसरे ऐसी चीजें जो बड़ा इंपैक्ट रखती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर। आज जितना हमारा स्ट्रॉन्ग है कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे इवेंट्स या ये छोटी छोटी चीजें जो हमने इतने सालों में सीखी है, कहीं ना कहीं ये उसका पूरा रिजल्ट है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। साथ ही साथ और क्या वीडियोस हम लेकर के आ सकते हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं।